नमस्कार। आज का हमारा विषय है अव्ययी भाव समास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समास का सामान्य परिचय और समास के भेद, किसको समास कहते हैं, समास की परिभाषा, सामान्य कुछ उदाहरण और संधि तथा समास में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका जो पहला वेद था अव्ययी भाव समास, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले एक बार आप फिर से देख लीजिए समास के भेद। तो इसके मुख्य 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास जो है, इसका परिभाषा है, आप देख सकते हो, जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो। हमने समास का जब परिचय पढ़ा था उसमें हमने ये बात क्लियर कर ली थी कि सामासिक पद क्या है, पूर्व पद क्या है ना। तो पूर्व पद प्रधान जिस समास में हो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, तथा सामासिक पद अव्यय हो। दूसरा कंडीशन है कि सामासिक जो पद हो समास होने के बाद वो अव्यय बन जाता है। संस्कृत में भी जब अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास होने के बाद वो शब्द अव्यय बन जाता है। अव्यय क्या है मैं भी आपको बताऊंगा अभी। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद अव्यय हो जाता है। कहने का मतलब यह कि समास होने के बाद वह शब्द अव्यय बन जाता है। सरल भाषा में कहें तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ये सामान्य परिभाषा है कि जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय भी हो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में जो यथा शब्द है वो अव्यय है ना, और समास करने के बाद पूरा यथाशक्ति ही अव्यय बन जाता है। ठीक है, और इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान है, ये भी क्लियर है। इसमें हमेशा पूर्व पद प्रधान है। उसी तरह से प्रतिदिन है। प्रतिदिन में भी जो प्रति है वो अव्यय है, क्योंकि उपसर्ग सभी अव्यय होते हैं। आमरण, इसमें आ अव्यय है। यथासंभव में भी यथा अव्यय है। ठीक है, तो इस तरह से ये अव्ययी भाव समास है। मैं डिटेल में आपको नीचे बताऊंगा। पहले अव्ययी भाव समास को समझने में अव्ययों की जरूरत है, इसलिए हम अव्यय को सामान्य समझ लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है, सामान्य तौर पर जिस शब्द में कभी भी कोई भी परिवर्तन ना हो उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी अविकारी यानी विकार ना हो। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अविकारी हो गए यानी अपरिवर्तनशील। जो शब्द अपरिवर्तनशील हो उसको हम अविकारी कहेंगे। क्लियर है ना। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। मूल रूप में रहने का मतलब ही होता है विकार न होना। ठीक है, मूल रूप में जो शब्द हमेशा रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं रहेगा तो वो अव्यय कहलाएगा। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। कहने का मतलब वो ये कि जो शब्द हमेशा मूल रूप में यथास्थिति में रहता हो उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ते हो अथवा तुम लोग आगे पीछे हो जाओ। यहाँ पर जैसे धीरे धीरे हो गया, ये अव्यय है क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे पीछे हो गया इत्यादि। अव्यय के प्रकार जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक, विस्मयबोधक, निपात अव्यय इत्यादि अव्यय के भेद हैं। ठीक है, तो और एक और चीज, जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में 22 उपसर्ग निश्चित हैं। हिंदी में इन संस्कृत के 22 उपसर्ग पूरे और कुछ अन्य उपसर्ग भी हिंदी में हैं। तो वो सारे जितने भी उपसर्ग हैं वो हमेशा अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आजन्म, आजन्म जन्म से लेकर। ठीक है, आजन्म में 2 शब्द हैं, एक तो आ शब्द है, दूसरा शब्द है जन्म। ये 2 शब्द मिलकर समास होने के बाद आजन्म बना हुआ है।
ठीक है, तो ये जो आजन्म बन गया है वो आजन्म अव्यय शब्द बन गया, और इसमें आ की प्रधानता है, जो मुख्य है ना आ, ठीक है, उसकी प्रधानता है। तो जन्म से लेकर, ये इस अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है। आ जो है वो अव्यय है, क्योंकि आ उपसर्ग है इसलिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी दो शब्द हैं, आप देख सकते हो। प्रति ये जो है वो अव्यय है, ठीक है, प्रति जो है वो अव्यय कहलाता है। प्रति अव्यय है क्योंकि उपसर्ग है, इसका दिन के साथ समास हो गया प्रतिदिन। इसमें भी प्रति जो है वो प्रधान भी है। यथासंभव, यथासंभव में जो है यथा अव्यय, वैसे ही इसमें भी यथा प्रधान है। यथासंभव है ना, जितना संभव हो, इस अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है। अनुरूप, रूपम अनु, रूप के अनुसार, अनुरूप, यहाँ पर भी अनु की प्रधानता है, अनुसार इस अर्थ की प्रधानता है। यथास्थान, स्थान के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक, है ना, मरण आ का अर्थ होता है, जैसे ऊपर आजन्म में जन्म से लेकर, तो यहाँ पर आमरण में मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत, इस अर्थ में यहाँ पर हुआ है। अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, उस अर्थ में अभूतपूर्व यहाँ पर समास हुआ है। निर्भय, यानी भय के बिना, बिना अर्थ में निर उपसर्ग, बिना अर्थ में समास होता है। निर्विवाद, यहाँ पर भी निर उपसर्ग है, बिना अर्थ में, विवाद के बिना। निर्विकार, यहाँ पर भी बिना, विकार के बिना, निर्विकार, ठीक है। ये सारे तीनों उपसर्ग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, निर्भय में, निर्विवाद में और निर्विकार में, तीनों जगह पे निर उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? निर। प्रतिफल, प्रतिपल, अच्छा प्रतिपल है ना, हर पल को हम प्रतिपल कहते हैं, प्रत्येक पल, तो यहाँ पर भी प्रति जो है उपसर्ग है, यानी अव्यय। अनुकूल है ना, मन के अनुसार को अनुकूल कहते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इस तरह के जो ऊपर मैंने उदाहरण आपको बताए, ऐसे ही और भी कई सारे उदाहरण मिलते हैं और होते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से हम किसी भी शब्द को देखें जैसे ही, तो इस शब्द में कौन सा समास है, इसको कैसे पहचानेंगे? अव्ययीभाव समास को पहचानना तो बहुत ही सरल है, क्योंकि अव्ययीभाव समास में एक शब्द हमेशा अव्यय रहता ही है। कुछ और कंडीशन भी है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोनों तरीके के, हिंदी और संस्कृत दोनों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत में जो समास है वो पूरा का पूरा हिंदी में ही है। हिंदी में तो वो पूरा पूरा कॉपीड है, यानी कॉपी किया जाता है, ठीक है। किंतु हिंदी में कुछ जो हिंदी भाषा के अपने जो उपसर्ग हैं, उनके हिसाब से या कुछ अलग तरीके से भी समास हिंदी में कुछ होते हैं, मैं उनको भी आपको बता रहा हूँ। उपसर्गों से बने पद, अगर उपसर्गों से शब्द बन रहे हैं तो वो अव्ययीभाव समास है। जैसे आजीवन, तो यहाँ पर आ जो है उपसर्ग है ना, जीवन पर्यंत, इस अर्थ में आजीवन में समास हुआ, आ प्लस जीवन, दो शब्दों का। निर्दोष, निर उपसर्ग है। दोष रहित को निर्दोष, दोष के बिना। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इस अर्थ में प्रति उपसर्ग है। बेघर, अब देखो मैं, ये तीनों उपसर्ग तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, किंतु बेघर में जो बे है वह हिंदी का उपसर्ग है, तो बेघर यहाँ पर बे हो गया, बिना घर के। इस तरह से यानी कि हम उपसर्ग के माध्यम से हम पहचान सकते हैं अव्ययीभाव समास को। लावारिस, ला उपसर्ग है, यानी वारिस के बिना, जिसका कोई वारिस ना हो उसका लावारिस, उसको लावारिस कहते हैं। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग हो गया, ये संस्कृत का उपसर्ग है ना। इस तरह से उपसर्ग के द्वारा हम अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। अव्ययीभाव समास को पहचानने का दूसरा तरीका भी है। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, अगर किसी समास में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात आवृत्ति हो रही है, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, मैं घर घर जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर घर के बाद घर, एक घर, उसके बाद फिर दूसरा घर, फिर उसके बाद तीसरा घर, ऐसे करके हर घर की जो बात होती है तो वहाँ पर घर घर कहते हैं। प्रत्येक घर, जैसे प्रतिदिन कहते हैं ना, तो दिन दिन बोलो या प्रतिदिन बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों अर्थ में, प्रतिदिन बोलो या दिन दिन बोलो, दोनों जगह पे अव्ययीभाव समास है।
तो यानी शब्दों की आवृत्ति, नगर नगर, नगरे नगरे, हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कि नगर नगर, हर नगर, रोज रोज, यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति हो रही है, यानी तीनों जगह पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास बोलेंगे। एक और पहचान करने का तरीका है, एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि अथवा नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आ जाए। अगर एक जैसे दो शब्द हों, उनके बीच में बिना किसी नियम के, बिना किसी संधि के कोई एक मात्रा बढ़ जाए अथवा कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ में मूल शब्द क्या है, हाथ और हाथ। हाथ हाथ शब्दों को दो शब्द हैं, उनके बीच में पहले वाले जो शब्द था उसमें हाथों बन गया, हाथों हाथ, ये परिवर्तन हुआ ना, मात्रा का परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन हुआ, हाथों हाथ हो गया। इसलिए यह मात्राओं में, यानी समान दो शब्दों के बीच बिना किसी नियम, बिना किसी संधि के किसी मात्रा में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। दिनों दिन, यहाँ पर भी दिन और दिन दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के बीच पहले शब्दों में ओ की मात्रा जुड़ गई लास्ट में, अंत में, यानी ये भी अव्ययीभाव समास है। बागो बाग, बाग ही बाग, है ना, ये भी अव्ययीभाव समास है। इस तरह से अव्ययीभाव समास को पहचानने के तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो उसको याद रखना, उपसर्ग अगर शब्द में है पहले तो वह अव्ययीभाव समास है। उपसर्गों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। सभी उपसर्ग लगे हुए शब्द अव्ययीभाव समास ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पर और समास भी हो सकते हैं, जैसे गति समास हो सकता है, ठीक है। और शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास हो सकता है, होता है। और अगर समान शब्दों के बीच किसी नियम के बिना कोई व्यंजन में परिवर्तन आ जाए, मात्रा में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। इस तरह से आज हमने अव्ययीभाव समास को समझा, परिभाषा को समझा और अव्यय को भी हमने समझा। अव्यय के साथ साथ कुछ उदाहरण और अव्ययीभाव समास को पहचानने के जो तरीके थे उसको हमने समझा। कल मैं आपके लिए तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के विस्तृत उदाहरण और साथ में कर्मधारय और द्विगु समास का भेद, उनके भी उदाहरण कल मैं लेकर आऊँगा। आप जो पहला समास के परिचय के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।